Hi everyone, welcome back. So in this video, we'll try to understand another theme for CAPF Assistant Commandant exam, especially for paper 2. Or this is a mental model series. Under this mental model series, what we are doing, हम decode करने की कोशिश कर रहे हैं CAPF पेपर 2 को. CAPF पेपर 2 जैसे सिलेबस के अंदर मेंशन्ड है, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर मेंशन नहीं है, तो हम उसको डिकोड करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज कर रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 2004 से अभी तक 2024 तक CAPF एग्जाम के अंदर जितने भी टॉपिक आए हैं हमने उनको थीम वाइज सेग्रीगेट कर दिया है अंडर 7 थीम्स स्टार्टिंग फ्रॉम इंटरनल सिक्योरिटी, इंडियन सोसाइटी, एनवायरमेंट, एग्रीकल्चर, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, एंड नाउ in this today's video what we are doing is we'll try to understand the abstract topic theme. Abstract topic theme जो है कई लोग इसको philosophical topic भी बोलते हैं. So it is the same. आप इसको अगर abstract topic बोलना चाहो it is the same, और आप इसको अगर philosophical बोलना चाहो philo ph philosophical, तो आप ये भी बोलोगे तो ये भी काम चलेगा. तो किन लोगों को ये जो पर्टिकुलर थीम है अटेंड करनी चाहिए, अटेम्प्ट करनी चाहिए एग्जाम के अंदर, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपको 6 टॉपिक दिए जाते हैं एंड आउट ऑफ 6 यू नीड टू राइट ऑन 4. काफ़ी लोगों का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो होगा इंटरनल सिक्योरिटी. काफ़ी लोगों को एनवायरनमेंट में लिखना अच्छा लगता होगा. जिसका इकोनॉमी में बैकग्राउंड है वो इकोनॉमी के अंदर लिखेगा. और अगर कोई ह्यूमैनिटीज़ का स्टूडेंट है सच एज कोई PSIR ऑप्शनल लेके बैठा है तो वो शायद इंडियन पॉलिटी पे लिखना चाहेगा. लेकिन हार्डली एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक और फिलोसफिकल टॉपिक को कोई टच करता है. तो ये टॉपिक किसको लिखना चाहिए? आई वुड से ये टॉपिक उन लोगों को लिखना चाहिए जिनके पास कंटेंट की अबंडेंस है. वो इस तरह से कंटेंट को यूज कर सकते हैं क्रिएटिव तरीके से. सो द पर्सन हु कैन यूज द कंटेंट इन अ वेरी क्रिएटिव वे, दिस थीम विल हेल्प यू. Otherwise, in internal security theme, environment theme, economy theme, and in I would say Indian polity theme, your views and opinions are bounded. They are narrowed down to one particular perspective. But here in this abstract topic theme, आप limitless इसमें लिख सकते हो. You can bring any dimension, provided that dimension must be fit under the meaning of the given statement. अगर वो फिट करता है तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी. दिस इज माई गारंटी. सो द स्टूडेंट्स हु आर अटेम्प्टिंग दिस पर्टिकुलर एग्जाम फॉर द लास्ट 2 to 3 years, वो इस स्टेज पे आ चुके हैं. उनके पास कंटेंट बहुत ज़्यादा है. अब उनको क्या करना है? कनेक्टिंग द डॉट्स करनी है. दे जस्ट नीड टू कनेक्ट ऑल द कंटेंट दे हैव इन देयर माइंड और उसकी एप्लीकेबिलिटी पे फोकस करना है. तो दिस थीम विल हेल्प यू, एंड दिस थीम आई वुड से विल हेल्प यू इन फैचिंग बेटर मार्क्स कंपैरेटिवली टू अदर्स. जनरली मैं बता देता हूँ कि एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक में इफ़ यू आर क्रिएटिव एनफ, इफ यू आर राइटिंग इन अ वेरी गुड वे, यू विल और मे गेट एन एज ओवर द मार्क्स. 2 नंबर का एज आपको एटलीस्ट मिल सकता है इफ़ यू आर क्रिएटिव एनफ. इफ़ यू कैन क्रिएट एन इम्पैक्ट ओवर अदर्स. अगर अच्छा लिख पाते हो तो मैं सच में बता रहा हूँ कि दिस पर्टिकुलर थीम विल डेफिनेटली हेल्प यू. तो ट्रेंड एनालाइज करते हैं सबसे पहले. So going by the trend, first of all, we'll look at the CSF ACLDC PYQs. So 2023 के अंदर एक क्वेश्चन आता है, ए जर्नी ऑफ 1,000 miles बिगिन विद अ सिंगल स्टेप. लेकिन 2024 के अंदर भी एक क्वेश्चन आता है आई थिंक CSF के अंदर. लेट मी चेक. हेयर इट इज. 2024 के अंदर CSF ACLDC के अंदर एक क्वेश्चन आता है, कैन देयर बी राइट्स विदाउट ड्यूटीज? क्या किसी के पास राइट हो सकते हैं विदाउट हैविंग ड्यूटीज? ये बात कर रहा है फंडामेंटल राइट्स की और ड्यूटीज की बात कर रहा है फंडामेंटल ड्यूटीज की. कैन देयर बी राइट विदाउट ड्यूटीज? आप यहाँ पे बात कर सकते हो लोग जो है अपने राइट्स की डिमांड करते हैं, लेकिन कैन दे डिमांड इट विदाउट विदाउट फुलफिलिंग देयर ऑब्लिगेशन इन ड्यूटीज टुवर्ड्स द नेशन, टुवर्ड्स द सोसाइटी, टुवर्ड्स द फैमिलीज? आप इसमें हर एक एस्पेक्ट में इसमें कवर कर सकते हो. तो CSF के अंदर क्या होता है, हमेशा CSF ACLDC के अंदर वन एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक हर साल आपको मिलेगा. लेट मी शो यू. ये था आपका 2024 का पेपर. अगर मैं आपको 2023 का पेपर दिखाऊं, लुक एट दिस टॉपिक, अ जर्नी ऑफ 1,000 माइल बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप. और हमेशा लास्ट टॉपिक आएगा ये, ए जर्नी ऑफ 1,000 माइल्स बिगिन विद अ सिंगल स्टेप. हियर यू नीड टू टेल ये जर्नी कौन सी जर्नी की बात हो रही है. क्या ये जर्नी आपकी पर्सनल जर्नी है? क्या ये किसी एरिया की जर्नी है, किसी डिस्ट्रिक्ट की जर्नी है?
क्या ये किसी स्टेट की जर्नी है, नेशन की जर्नी है, या फिर किसी कलेक्टिव ह्यूमैनिटी की जर्नी है? ये जर्नी आपको देखनी है। अ जर्नी ऑफ 1,000 माइल्स बिगिन विद अ सिंगल स्टेप। ये जो जर्नी है, इज इट वर्थ लिविंग? क्या ये जर्नी जिस बारे में बात करोगे, ये जो जर्नी है, क्या ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी जर्नी आपको बनानी है? क्या इस हिसाब से किसी सोसाइटी के अंदर अगर हमें चेंज लाना है, सपोज एक ट्राइबल सोसाइटी है सपोज, या फिर बहुत ही रूरल एरियाज है जहाँ पे डेवलपमेंट होनी रहती है, तो उस एरिया के अंदर एक जर्नी ऐसी ट्रेवल करनी पड़ेगी जहाँ से उस पर्टिकुलर रूरल डेवलपमेंट को एज अ केस स्टडी मान के थ्रू आउट नेशन रेप्लिकेट किया जा सके। लेकिन वहाँ वो जर्नी स्टार्ट जो होगी वो एक सिंगल स्टेप से होगी। वहाँ पे लीडरशिप क्या होगी उस पर्टिकुलर रूरल एरियाज की, वो डिपेंड करता है। लोगों की अवेयरनेस डिपेंड करती है। लोग एज अ कम्युनिटी कैसे काम करते हैं वो डिपेंड करता है। उसके साथ ही टेक्नोलॉजी कैसे हेल्प करती है, उनके साथ फाइनेंसिस कैसे हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर क्या करती है, मायने रखती है। अगर मैं जर्नी को और बड़े पैरामीटर पे जज करूं, सपोज हमें क्लाइमेट चेंज से लड़ना है, वी नीड टू फाइट अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज। अगर हमें क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट हमें लड़ना है, तो क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट आपको लड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? यू नीड टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल रिसर्च, सेकंड आपको 1.5 डिग्री सेल्सियस तक जो है अर्थ का टेम्परेचर वो लिमिट करना है, दैट इज अंडर द पेरिस क्लाइमेट डील। उसके साथ आपको डिफॉरेस्टेशन कम करना है, उसके साथ आपको कार्बन एमिशंस कम करने हैं, उसके साथ देश ने जो डिफरेंट नेशंस ने कसम खाई है अंडर इंटेंटेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन के अंदर, वेयर दे हैव प्लेज्ड दैट दे विल रिड्यूस डाउन द this carbon emission in their country, while application of various technologies और financial funds, बहुत सारी चीज़ों का help करके they will reduce down the carbon emission. So ये जो pledge ली है, ये जो actions है, all these things can be happened only with a small single steps। अगर आप जब तक ये सिंगल स्टेप नहीं लोगे, पहला स्टेप, जब तक ये सारी चीज़ें नहीं होने वाली है। दिस इज ओनली अ वन पर्टिकुलर टॉपिक जो मैंने आपको बताया क्लाइमेट चेंज का, जो भी एक ग्लोबल प्रॉब्लम है। ग्लोबल प्रॉब्लम दूसरी भी हो सकती है, टेररिज्म। अब टेररिज्म से निपटने के लिए देर आर मल्टीपल स्टेप्स कैन बी टेकन, बिकॉज सिंस इट्स अ ग्लोबल प्रॉब्लम वी नीड अ ग्लोबल सॉल्यूशन ऑल्सो। सो वी नीड व्हाट, वी नीड अ ग्लोबल सपोर्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू डिफाइन द यूनिवर्सल डेफिनेशन फॉर द टेररिज्म, अदरवाइज उसके बिना काम करना मुश्किल है। दूसरा, देर नीड टू बी अ ग्लोबल सपोर्ट, देर मस्ट बी अ लीगल आर्किटेक्चर, देर मस्ट बी अ इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर, राइट? लीगल आर्किटेक्चर के अंदर देर मस्ट बी सर्टेन लॉ, इंटरनेशनल लॉ विच रिकॉग्नाइज सर्टेन एक्ट एज टेररिस्ट एक्ट, एंड देर मस्ट बी अ इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर वेयर different organization comes together to battle or to counter the problems of terrorism। कई बार क्या होता है, देर आर सर्टेन लूप होल्स, देर आर सर्टेन आई वुड से मिसमैनेजमेंट, देर इज आई वुड से लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग द एजेंसीज, तभी ये जो इशू है टेररिज्म का वो फैलता है। तो इट कैन बी सोल्ड, द जर्नी ऑफ टैकलिंग टेररिज्म और बैटलिंग टेररिज्म कैन बी सोल्ड विद अ सिंगल स्टेप। फर्स्ट स्टेप वुड बी starting with the definition, recognition of a uniform or a universal definition for terrorism। आप इसको ऐसे लिख सकते हो। another thing would be poverty। अगर आपको पॉवर्टी देखना है कि दुनिया के अंदर पॉवर्टी खत्म हो जाए, देर इज अ SDG गोल ऑल्सो इज देयर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर देखोगे तो व्हाट वुड द गोल नंबर ऑफ पॉवर्टी? अगर हमें एक्सट्रीम पॉवर्टी को कम करना है, पॉवर्टी को रिड्यूस करना है, व्हाट वुड बी द गोल? SDG कौन सा है? SDG 2 है, 3 है, 4 है, क्या बताइए मुझे। तो SDG के अंदर पॉवर्टी हमें रिडक्शन करना है, तो पॉवर्टी कम करने के लिए व्हाट वुड बी द फर्स्ट स्टेप? अगर हमें ये जर्नी लड़नी है, ये तय करनी है कि दुनिया के अंदर पॉवर्टी खत्म हो जाए, तो इस जर्नी को ट्रैवल करने के लिए हमें पहला स्टेप तो एटलीस्ट लेना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप व्हाट इट वुड बी? एजुकेशन। सेकेंड स्टेप वुड बी एम्प्लॉयमेंट, थर्ड स्टेप वुड बी एंश्योरिंग इक्वालिटी इन द सोसाइटी। देयर आर मल्टीपल स्टेप्स यू कैन डू इट, ओके। सो इन दिस वे, तो मेरा कहने का मतलब है आप इसको फ्रेमवर्क के अंदर ले सकते हो, द जर्नी ऑफ अ इंडिविजुअल ऑल्सो। You can take an example of Malala Yousafzai, how she was I would say molested in her own country, और वो वहाँ से निकलने के बाद दूसरी कंट्रीज के जाके एजुकेशन कंप्लीट करती है, देन शी गोट ऑल्सो नोबल प्राइज ऑल्सो, ठीक है। तो दैट वाज अ वर्थ ऑफ अ जर्नी जो उन्होंने एक सिंगल स्टेप, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन से स्टार्ट किया था। यू कैन ऑल्सो शेयर एन एग्जाम्पल ऑफ आवर फॉर्मर प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम, तो उनकी भी एक आप जर्नी यहाँ पे लिख सकते हो, कैसे वो एक पर्टिकुलर फैमिली से बिलोंग करते थे, ही कम्स फ्रॉम अ वेरी हम्बल फैमिली। उनके बारे में बात कर सकते हो, उनकी जर्नी के बारे में बात कर सकते हो, कैसे उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस पर्टिकुलर
फील्ड में जाना चाहते हैं, क्या क्या हर्डल्स उनके सामने आए, चैलेंजेस क्या क्या आए, थोड़ी चीज़ें वो लिख सकते हो। तो पर्सनलाइज्ड एग्जाम्पल भी लिख सकते हो, ग्लोबल प्रॉब्लम्स भी लिख सकते हो, किसी स्टेट की प्रॉब्लम भी लिख सकते हो, किसी डिस्ट्रिक्ट की प्रॉब्लम भी लिख सकते हो, नक्सलिज्म की प्रॉब्लम लिख सकते हो, एनी थिंग यू कैन राइट अंडर द सन, बट दैट मस्ट फुलफिल द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट। ओके, दूसरा देखते हैं 2022 के अंदर CSF ACLDC के अंदर आता है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। ये देखिए, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। जैसे कई बार जो गवर्नमेंट है प्रॉमिस करती है रिड्यूसिंग पॉवर्टी, ठीक है, रिड्यूसिंग पॉवर्टी, डबलिंग फार्मर्स इनकम बाय 2022। ओके, उसके उसके बाद करप्शन, करप्शन फ्री इंडिया, कि देश से हम करप्शन को ख़त्म कर देंगे। उसके बाद हमने और क्या बोला कि देर आर मल्टीपल थिंग्स, दैट इज 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, डॉलर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2025। व्हाट इज दिस? ये सारे क्या हैं? दीज आर वर्ड्स, एंड दीज आर व्हाट काइंड ऑफ वर्ड्स? रेटोरिक, रेटोरिकल प्रोमिसेस हैं। बट हियर व्हाट इज एन इम्पॉर्टेंट इज दैट इज एक्शन। किस तरह के एक्शन? वेयर एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, व्हाट काइंड ऑफ एक्शन? अगर हम बात करें एक्शन एक्चुअल में, जो आपकी डीड्स हैं, जैसे हम देखते हैं एक और आप बोल सकते हो कि एक और ईडियम्स है, कई बार बोला जाता है कि डीड्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन वर्ड्स। आपके जो कर्म है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, हेयर डीड्स, कि एक्चुअल में व्हाट यू प्रैक्टिस दैट मैटर्स। आप किस तरह की प्रैक्टिस करते हो। जैसे इस व्हाट इज, आई वुड टेक एन एग्जांपल ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो ही वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एडवोकेट फॉर द वीमेन राइट्स, लेकिन उन्होंने खुद की अपनी डॉटर की शादी आई थिंक चाइल्ड मैरिज के अंडर की थी। तो वहाँ पे उनकी जो इमेज है वो हिट हुई थी कि ही वॉज अ स्ट्रॉन्ग एडवोकेट फॉर द वीमेंस राइट्स, चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट थे, बट उन्होंने खुद की अपनी डॉटर की शादी चाइल्ड मैरिज के अंडर की। सो दैट एक्शंस आर मोर इम्पोर्टेंट देन वर्ड्स। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, उनकी पर्टिकुलर स्टोरी के बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हो। अदर थिंग यू कैन मैटर इज, जैसे पाकिस्तान का एग्जाम्पल आप ले सकते हो। अगर आप मीन्स में बायलेटरल एग्जाम्पल है, तो पाकिस्तान का एग्जाम्पल अगर हम लें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो पाकिस्तान ऑलवेज टाइम्स अगेन से दैट वी विल ट्राई टू मेंटेन सीज फायर अग्रीमेंट और सीज फायर agreement with India, but over a period of time we have seen multiple violation of ceasefire have been done by Pakistan over the borders. तो that shows कि पाकिस्तान के actions अलग हैं, intentions अलग हैं, but वो मीडिया में कुछ और बोलता है, वर्ड्स आर डिफरेंट। चाइना का यू कैन टेक एन एग्जांपल, चाइना का एग्जांपल देखोगे, चाइना सेज टाइम एंड अगेन के दे वांट पीस इन साउथ चाइना सी, दे वांट पीस एट बॉर्डर्स, दे वांट म्यूचुअल, आई वुड से म्यूचुअल ग्रोथ इन द एरिया, दे वांट इंडिया टू प्रॉस्परस एट द सेम टाइम कि चाइना उस टाइम पे प्रॉस्परस करे। बट एक्चुअली व्हाट चाइना डू इज दे क्रिएट प्रॉब्लम्स, कॉन्फ्लिक्ट एट आवर बॉर्डर्स। ही ऑलवेज ट्राई टू डू व्हाट, मेक सम ट्रबल एट द बॉर्डर्स। इंडिया को प्रेशराइज करता है, बी इट एट अक्साई चीन, बी एट द तवांग एरिया वेयर मैकमोहन लाइन इज देयर, ऑल दिस एरियाज। तो दैट इज एन एक्शन ऑफ द चाइना। अदर थिंग यू कैन मेंशन ऑफ द अमेरिका, अमेरिका के बारे में बात कर सकते हो कि अमेरिका कैसे अपने आप को एक यूनिवर्सल और ग्लोबल और एक रिस्पॉन्सिबल पावर मानता है, लेकिन दैट इज देयर वर्ड, वो मानता है, लेकिन उनके एक्शंस अलग बोलते हैं। अमेरिका के एक्शंस आप देखोगे, समटाइम विड्रॉइंग फ्रॉम सर्टेन, आई वुड से certain partnership such as Trans-Pacific Partnership TPP से withdraw करना। Another thing is withdrawing from the Paris Climate Deal, even Paris Climate Deal से भी withdraw करना, that was done by who? America. So their actions are different, they are not matching their words, so that is creating some conflict. So action speaks louder than words, आप इसको इस हिसाब से लिख सकते हो। There are multiple examples which you can write. अनदर थिंग इज 2021 के अंदर देखिए CSF ACLDC के अंदर एक और क्वेश्चन आया था, सेल्फ रिलायंस फोस्टर सेल्फ रिस्पेक्ट। यहाँ पे देखिए कि आत्मनिर्भरता आत्म सम्मान को पोषित करती है। सो हियर इज द क्वेश्चन, सेल्फ रिलायंस फोस्टर सेल्फ रिस्पेक्ट।
CSF ACLDC 2021 के अंदर ट्रेंड देख लीजिए, हर साल एक क्वेश्चन आता है लास्ट के अंदर, दैट इज एन एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक. सो सेल्फ रिलायंस फोस्टर सेल्फ रिस्पेक्ट. हियर इज द क्वेश्चन, हाउ सेल्फ रिलायंस. जैसे आप इसको दो चीज़ों के अंदर सोच सकते हो कि सेल्फ रिलायंस ऑफ अ कंट्री, सेल्फ रिलायंस ऑफ एन इंडिविजुअल, दो चीज़ों के अंदर देखिए. देखिए सेल्फ रिलायंस ऑफ, सॉरी, सेल्फ रिलायंस ऑफ, अगर आप देखिए वीमेन, ओके, इफ वीमेन आर एम्पावर्ड, financially empowered, okay, they can take strong decisions. What it will do, it will first of all create an self respect in the women. तो वीमेन अगर फाइनेंशियली एम्पावर्ड है, सेल्फ रिलायंट है, दे डू नॉट बो डाउन अगेंस्ट एनी एक्सटर्नल प्रेशर विद इन द फैमिली ऑल्सो, एंड अगेंस्ट दे नीड नॉट टू रिमेन इन अ वेरी अब्यूजिव रिलेशनशिप. कई बार हमने देखा है अब्यूसिव रिलेशनशिप के अंदर रहने का रीजन यही होता है, बिकॉज दे आर नॉट सेल्फ रिलायंट. उनके इकोनॉमिक, उनके फाइनेंसिस जो है इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, दे नीड टू डिपेंड अपॉन द फैमिली समटाइम्स. तो इफ वीमेन इज सेल्फ रिलायंट, इफ वीमेन इज कैपेबल, फाइनेंशियली साउंड, शी कैन टेक स्ट्रॉन्ग डिसीजन. उनकी मोबिलिटी को कॉन्स्ट्रेंट नहीं किया जा सकता. दे कैन परसू देयर ओन करियर, जिस हिसाब से वो परसू करना चाहते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई टुक द वीमेन एग्जाम्पल. उसके बाद इफ आई टेक एन एग्जाम्पल ऑफ इंडिया, सपोज इंडिया का जब मैंने एग्जांपल लिया, तो इंडिया भी सेल्फ रिलायंस के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें कर रहा है. आत्मनिर्भर भारत इज देयर, सेल्फ रिलायंट इंडिया इज देयर. क्यों कर रहा है? क्योंकि अगर जब तक हम सेल्फ रिलायंट नहीं होंगे, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट ऐसे ही हार्म होगी. बिकॉज इंडिया, वट वी डू इज वी इम्पोर्ट लगभग 70% ऑफ अवर डिफेंस हार्डवेयर नीड. हम अमेरिका या फिर कहीं कहीं से हम इम्पोर्ट करते हैं. तो जनरली 60 to 65% of our defense need comes from Russia only. So that is compromising our self-respect and our autonomy also. ठीक है, strategic autonomy आपने सुना होगा. तो that is why we have started this defense indigenization. That is why we have started in Make in India program. That is why we have started a multiple programs where defense exports policy is also there. तो जहाँ पे हम अपनी self reliance को बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, दैट इज देयर. सेल्फ रिलायंस में एनर्जी नीड्स भी, एनर्जी जनरेशन भी, डोमेस्टिक प्रोडक्शन हम करने की कोशिश कर रहे हैं बहुत ज़्यादा. देर इज़ अ वन पर्टिकुलर पॉलिसी दैट इज़ नेशनल हाइड्रोजन पॉलिसी इज़ देयर. और भी इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अंडर हम क्या करना चाह रहे हैं, हम अपनी एनर्जी नीड्स को डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हैं. So that is a classical example of India. There are multiple examples which you can write. You can take an example of our defense forces. Defense forces की example ले सकते हो, Indian Army की example ले सकते हो. Where to ensure self reliance हम क्या कर रहे हैं, अपने ही देश के अंदर DRDO को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं. So that our defense needs can be fulfilled from inside only. इसरो की को हम और भी ज़्यादा एम्पावर करने की कोशिश कर रहे हैं. तो DRDO, इसरो, these इंस्टीट्यूशंस, ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो हमारी बैकबोन है देश की, तो दे विल एंश्योर अ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ रिलायंस फॉर द कंट्री, एंड दैट इज व्हाई वी आर वर्किंग इन दिस डायरेक्शन आल्सो. सो देयर आर मल्टीपल मिशंस आल्सो. अभी आपने देखा था गगनयान वाज देयर एंड एवरीथिंग वाज देयर. सो नेक्स्ट देखते हैं 2020 के अंदर एक और क्वेश्चन आया था CSF ACLDC के अंदर, वेस्ट नोट वांट नोट, और इसका हिंदी वर्जन है आज की बचत कल की खुशहाली. अब जब हम ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे तो किसी ने बोला कि सर एनवायरमेंट में हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं, वी कैन टॉक अबाउट एनवायरमेंट. एनवायरमेंट में भी क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात कर सकते हैं. तो मैं अग्री कर गया फटाफट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि वेस्ट नोट आज की बचत कल की खुशहाली, इट इज़ नथिंग बट अ डिफरेंट रीफ्रेजिंग ऑफ द सेम वर्ड दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बिल्कुल सेम है. लेकिन किसी ने मुझे बोला कि सर हम इसको इंडियन सोसाइटी से भी कनेक्ट कर सकते हैं. इंडियन सोसाइटी से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? किसी ने बोला सर क्या हम इसमें वीमेन का एग्जांपल ले सकते हैं? जैसे किसी ने बोला कि सर बेटी बचाओ एंड बेटी पढ़ाओ, क्लासिकल एग्जांपल एंड वेरी गुड एग्जांपल. तो जब मैंने देखा कि हाँ हमारी जो ब्रेन स्टॉर्मिंग की क्लास होती है वो सच में फ्रूटफुल हैं अगर इस तरह के आइडियाज़ आप वहाँ पे लेके आ रहे हो. तो आज की बचत मतलब गर्ल चाइल्ड की आज की बचत कल की खुशहाली बन सकती है, बिकॉज सेक्स रेशियो वुड बी नॉट दैट मच डिस्टॉर्टेड जो आज के टाइम में हमें दिख रही है देश के अंदर. ओके, देयर वुड बी अ हार्मनी इन द सोसाइटी, देयर वुड नॉट बी अ जेंडर इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी. तो आज की बचत कल की खुशहाली, आप इस हिसाब से वीमेन वाला एग्जाम्पल भी इसमें डाल सकते हो.
एनवायरमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एग्जांपल इसके अंदर डाल सकते हो, और भी इसके ढेर सारे इसमें एग्जांपल डाल सकते हो, जैसे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, उसके अंदर आप डाल सकते हो कि फॉसिल फ्यूल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करना, अगर हम फॉसिल फ्यूल को ढंग से यूज़ करें तो उसकी बचत हो सकती है। उसके साथ अगर हम देखें अननेसेसरली, I would say an exploitative nature of harnessing of what natural resources, वो भी हमारे लिए क्या है, एक इशू है, बहुत बड़ा कंसर्न है। तो अगर हम उसको सस्टेनेबली हार्नेस करेंगे रिसोर्सेज को, तो वो भी हमारे लिए कल की एक बचत बन के आएगी। ठीक है, तो दैट इज द क्वेश्चन। देयर आर मल्टीपल थिंग्स विच यू कैन कनेक्ट इन दिस। 2019 का क्वेश्चन आया था, देखिए ध्यान से, CSF ACLDC के अंदर क्वेश्चन वाज जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, 2019 के अंदर ये क्वेश्चन आया था। अब जस्टिस किस तरह का जस्टिस हो सकता है? जस्टिस सोशल भी हो सकता है, जस्टिस लीगल भी हो सकता है। ठीक है, सोशल जस्टिस एंड लीगल जस्टिस ये आपके दिमाग में है। अगर सोशल जस्टिस की बात करें, सोशल जस्टिस, ओके, इफ यू टॉक अबाउट एन सोशल जस्टिस, तो भाई सोशल जस्टिस की कोई लिमिट नहीं है। सोशल जस्टिस इज विद रिस्पेक्ट टू एक्सेस टू रिसोर्सेज, सोशल जस्टिस इज एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज, बहुत सारी चीज़ों में। ओके, सोशल जस्टिस इज इक्वल पार्टिसिपेशन। ओके, सोशल जस्टिस इज इक्वल अपॉर्चुनिटीज। पार्टिसिपेशन किसके अंदर? पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल प्रोसेस, पार्टिसिपेशन इन फाइटिंग इलेक्शन। अपॉर्चुनिटीज का मतलब है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, राइट? दिस इज कॉल्ड एज सोशल जस्टिस। इफ दैट थिंग इज डिलेड, देन जस्टिस इज डिनाइड। सो सोशल जस्टिस के अंदर इफ देयर इज अ डिले इन लीगल जस्टिस, ओके, अगर लीगल जस्टिस के अंदर डिले हो रहा है, सपोज देयर इज अ वेरी हीनियस क्राइम हैज बीन डन बाय एनी पर्सन, और सपोज आप इसमें एग्जांपल ले सकते हो, जैसे 26/11 में देर वाज अ टेररिस्ट आल्सो, ओके, उसको लंबे समय तक फांसी नहीं हुई थी, तो दैट वाज अ जस्टिस डिलेड टू द सोसाइटी एट लार्ज। कसाब वाला केस आप इसमें लिख सकते हो, कसाब, ओके, कसाब केस वाज देयर। अनदर केस यू कैन राइट अबाउट दिस, दिल्ली गैंग रेप केस, वो केस भी लंबा लटका था, बहुत सारी हियरिंग हुई, उसके बाद उनको डेथ पेनल्टी दी गई, तो जस्टिस वाज डिलेड टू द सोसाइटी। ओके, तो इस तरह से अगर लीगल जस्टिस की बात करें, लीगल जस्टिस को इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट हैज ब्रोट आल्सो नालसा एक्ट, नेशनल लीगल नालसा एक्ट। आई थिंक ये, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, मैं शायद इसको गलत लिख रहा हूँ, नालसा नेशनल लीगल सिक्योरिटी एक्ट, दैट इज़ देयर, जिसमें अगर कोई बिलो पॉवर्टी लाइन है, अगर ऐसे सेक्शन से बिलोंग करता है, तो गवर्नमेंट विल प्रोवाइड आई वुड से लीगल हेल्प टू दैट पर्सन। ओके, तो दैट इज अंडर नालसा एक्ट। सो जस्टिस डिलेज इज जस्टिस डिनाइड, इस हिसाब से आप इसमें लिख सकते हो। बहुत सारे जस्टिस आप बात कर सकते हो, जैसे जस्टिस इज नॉट ओनली लिमिटेड टू सोसाइटी, नॉट ओनली लिमिटेड टू लीगल, आप इसमें आज के टाइम में क्लाइमेट जस्टिस के बारे में बात कर सकते हो। देयर इज अ टर्म कॉल्ड क्लाइमेट जस्टिस। ओके, क्लाइमेट जस्टिस, क्लाइमेट जस्टिस के अंदर हम क्या बात कर सकते हैं, जैसे आज के टाइम में हमने देखा स्मॉल आइलैंड नेशंस, स्मॉल आइलैंड नेशंस जो आज के टाइम में विच आर वेरी प्रोन टू सबमर्जेंस ड्यू टू सी लेवल राइज, उनको क्या चाहिए? दे नीड अ सर्टेन अडेप्टिव टेक्नोलॉजी, दे नीड सर्टेन resilience technology, so that if there is an increase in sea level, they would mitigate that particular challenge. तो इसमें हम क्लाइमेट जस्टिस की बात करते हैं। क्लाइमेट जस्टिस में उनको दो चीज़ें चाहिए, एक तो टेक्नोलॉजिकल हेल्प चाहिए, दूसरी चीज़ इनको फंड चाहिए, पैसा चाहिए, सो दैट दे कैन रेट्रोफिट देयर बिल्डिंग्स, दे कैन रेट्रोफिट देयर रोड्स, बहुत सारी चीज़ों को रेट्रोफिटिंग कर सकते हैं। दे कैन डिस्प्लेस सर्टेन थिंग्स, सर्टेन पॉपुलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया टू न्यूअर लोकेशन जहाँ पे सबमर्जेंस नहीं होगी। ठीक है, तो दिस इज देयर। अनदर थिंग विच वी कैन सी इज 2018 द क्वेश्चन वाज एडवर्सिटी इज द टच स्टोन ऑफ अ करेक्टर। ये क्वेश्चन आपका CSF ACLDC में आया था, एंड दिस इज आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट आई वुड से टॉपिक। एडवर्सिटी इज द टच स्टोन ऑफ अ करेक्टर। एडवर्सिटी, किस तरह की एडवर्सिटी? एडवर्सिटी का मतलब है चैलेंजेस। ओके, सो आपने सोक्रेटस को सुना होगा, जिसको हम हिंदी में सुकरात भी बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम सुकरात भी बोलते हैं, सोक्रेटस। तो सोक्रेटस जो था, ही वॉज रियली इंटेलिजेंट, बट उसकी जो थ्योरीज थी, वो थ्योरी जहाँ पे वो रहता था, जिस पर्टिकुलर एरियाज के अंदर, दैट वाज नॉट एक्सेप्टेड।
तो काफ़ी लोगों ने बोला अगर आप वहाँ उस एरिया को नहीं छोड़ोगे, बिकॉज ही वॉज कैरिंग वेरी रेडिकल ओपिनियंस, बहुत लॉजिकल, रेडिकल, ठीक है, बहुत मॉडर्न ओपिनियन ही वॉज कैरिंग एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, सो ही वॉज एडवाइज टू लीव दैट पर्टिकुलर कंट्री एंड लिव इन सर्टेन एरियाज. सो ही सेड दैट कि अगर मैं अपने ही एरिया में रहते हुए, और जिस एरिया के अंदर जेंट्री ऑलरेडी इतनी एजुकेटेड है, अगर वहाँ पे लोग मुझे नहीं समझ पा रहे, तो इफ़ आई लीव दैट पर्टिकुलर एरिया एंड स्टार्ट लिविंग इन सर्टेन एरियाज, तो वो मुझे कैसे समझ पाएंगे, वो तो मुझे पहले दिन ही मार देंगे. सो ही डिसाइडेड टू रिमेन इन दैट पर्टिकुलर एरिया and continued giving certain theories, project and ideologies and whatever you can say. But despite that, तो आई थिंक उसका लास्ट में क्या हुआ वो आप मुझे बताइएगा कमेंट में, व्हाट हैपेंड टू सोक्रेटस. बट ही गिव वन पर्टिकुलर लाइन, दैट ही गिव दैट पर्टिकुलर लाइन, उन्होंने एक लाइन दी, अगर अगर जो सुकरात है, अगर दैट पर्सन वुड नॉट ड्रिंक दैट पॉइजन ही वुड हैव किल्ड. अगर उसने जहर नहीं पिया होता तो वो मर जाता. उसका मतलब ये है, अगर उसने चैलेंजेस को एब्जॉर्ब नहीं किया होता, उनके जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस थे उसको एब्जॉर्ब नहीं किया होता, लाइफ के चैलेंजेस से डील नहीं किया होता, तो मे बी वो फर्स्ट डे जो है मर जाता. तो दैट शोज द रेजिलियंस ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन, जो उन्होंने चैलेंजेस को अच्छे से हैंडल किया. सो एडवर्सिटी इज द टचस्टोन ऑफ अ कैरेक्टर. यू कैन टेक एन गिव एन एग्जांपल ऑफ इंडियन आर्मी, Indian Defense Forces, where they are working in a very inhospitable conditions, in a very, I would say, very climate unfriendly conditions, जहाँ पे first of all we have an adverse nation against us, वो भी लिख सकते हैं, climate is also against us, so climate is also averse. So adversity is the touchstone of a character, you can say, where an institution and an organization define all odds against its, सब कुछ वो लांद के, सब कुछ सामने से हटा के, so they are meeting their objective. That is the only one example I've given you. You can give an example of B.R. Ambedkar, you can give some example of Mahatma Gandhi ji, Bhagat Singh, you can give individual example आप दे सकते हो, you can give example of nation, Israel का example आप दे सकते हो, where you fought a 6 days war, 6 day war Israel का आप लिख सकते हो उसमें. Israel adversity क्या थी, he was surrounded by Arab countries and he was the newly formed countries, और सारी कंट्रीज इसके अगेंस्ट थी, अरब कंट्रीज के. इट इज़ द ओनली कंट्री हु फॉट विद ऑल द एडवर्स कंट्रीज, एंड इन 6 days, 6 दिन के अंदर सारे अरब नेशंस के अंदर जो स्ट्रॉन्ग कंट्री थी सबको तबाह करके रख दिया. सो दैट शोज एडवर्सिटी इज द टचस्टोन ऑफ अ कैरेक्टर. ओके, दिस इज द ओनली वन थिंग. आप मल्टीपल चीज़ें इसके अंदर क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो. देयर आर मल्टीपल एरियाज, ठीक है. तो यहाँ से आप समझ पाओगे. CSF-AC-LDC 2017 के अंदर, हाँ 17 के अंदर कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आया. दैट कम्स फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट थीम. अब हम चलते हैं CAPF-AC के अंदर. सो बिफोर गोइंग टू द CAPF-AC, हम क्या कर लेते हैं, एक बार ये बचे हुए CSF-AC-LDC के कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं. जैसे 2015 के अंदर एक क्वेश्चन आया था CSF-AC-LDC के अंदर. क्वेश्चन वाज जुडिशियल एक्टिविज्म इज यूजफुल फॉर सिविल सोसाइटी. 2015 के अंदर आया था. भाई जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब क्या है, जुडिशरी आर टेकिंग प्रोएक्टिव स्टेप्स. प्रोएक्टिव स्टेप्स मतलब गवर्नमेंट को गाइड करना, ऐसे पर्टिकुलर लेजिस्लेशन लाने के लिए कहना. जैसे हमने देखा कि दिवाली पे क्रैकर नहीं फटने चाहिए, गवर्नमेंट को एडवाइस करना कि ग्रीन क्रैकर होने चाहिए. देयर मस्ट बी अ सर्टेन पॉलिसी कि दिल्ली में पॉल्यूशन ना हो. जैसे ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान GRAP दिल्ली के अंदर जो लाया गया है, दैट इज मॉनिटर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, राइट. दैट शोज जुडिशियल एक्टिविज्म. NJAC को अबोलिश कर दिया, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, उसको नल एंड वॉइड किया किसने, जुडिशियल एक्टिविज्म ने. उसके बाद हाउ जुडिशियल एक्टिविज्म इज यूजफुल सिविल सोसाइटी, आप इसमें लिख सकते हो. अभी जुडिशियल एक्टिविज्म के अंदर देयर आर मल्टीपल थिंग्स ऑल्सो जहाँ आप इस पर बोल सकते हो. जुडिशियल एक्टिविज्म के अंदर यू कैन टॉक अबाउट द अबोलिशन ऑफ adultery from the society, and section 377 was also was withdrawn, उसको भी ख़त्म कर दिया गया LGBTQ कम्युनिटी के लिए. दैट इज़ ऑल्सो आई वुड से सम सॉर्ट ऑफ विन फॉर LGBTQ कम्युनिटी. उसके बाद प्रोएक्टिव इंडियन जुडिशरी. देखो 2 क्वेश्चन आपके इंडियन जुडिशरी से किसके अंदर आए हैं, CSF-AC-LDC के अंदर. अभी तक एक भी क्वेश्चन CAPF एग्जाम में फ्रॉम द जुडिशरी नहीं आया. चांसेस हैं आ सकता है वीमेन इन इंडियन जुडिशरी, शायद क्वेश्चन आ सकता है. और मे भी प्रोएक्टिव इंडियन जुडिशरी को रीफ्रेज करके गवर्नमेंट CAPF एग्जाम में पूछा जा सकता है. एंड मुझे ऐसा लगता है कि आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है.
तो प्रोएक्टिव इंडियन जुडिशरी। उसके बाद लॉ एनफोर्सिंग मैन मस्ट बी लॉ अबाइडिंग सिटीजन फर्स्ट। लॉ एनफोर्सिंग मैन कौन कौन हो गए? इंडियन आर्मी की बात कर सकते हो, जहाँ पे लॉ एनफोर्सिंग मैन जो है समटाइम्स वी हैव सीन, मेजर गोगोई वाला एपिसोड अगर आप देखोगे, वन पर्टिकुलर पर्सन फ्रॉम द जम्मू एंड कश्मीर, ही वॉज टाइड इन फ्रंट ऑफ अ व्हीकल, तो ह्यूमन शील्ड उसको बनाया गया। दैट वॉज ऑल्सो पुट वॉज ब्रॉट इन टू द इंटरनेशनल परस्पेक्टिव वेयर पाकिस्तान हैज ऑल्सो सेड दैट कि ये ह्यूमन राइट वायलेशंस के अगेंस्ट है, बट लेटर ऑन इंडिया रिकॉग्नाइज मेजर गोगोई एज अ एक्सेप्शनल सोल्जर और उनको सम्मानित भी किया गया। सो हाउ लॉ एनफोर्सिंग मैन मस्ट बी लॉ अबाइडिंग, वो खुद ब खुद सबसे पहले कानून का सबसे पहले उनको पालन करना चाहिए, तो ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट कहती है। दूसरा आप इसमें देख सकते हैं, देयर आर लॉट ऑफ केसेस ऑफ एनकाउंटर्स, सो पुलिस एनकाउंटर्स आर देयर। सो हाउ पुलिस शुड नॉट डू दोज एनकाउंटर्स, क्योंकि पुलिस का ये काम नहीं है एनकाउंटर्स करने का unnecessarily, unless and until that particular person is so violent, so hardcore criminal, तो कर सकते हैं in case. But we have seen a trend in UP police where a lot of encounters are happening, and these encounters also called as fake encounters. So law enforcing men must be law abiding citizen first. You can also take an example of Disha encounter case of Hyderabad. You can also take an example of कौन सा दुबे था वो, in UP only. Okay, so these particular things you can also mention. Law enforcing men, you can also talk about bureaucracy such as corruption बहुत ज़्यादा होता है. Okay, so you can take a various example, high profile cases of corruption you can talk about, because they are the person which need to be enforcing those laws, but they are not law abiding citizens at all. Okay, CBI officials are also booked by CBI only because they were accepting bribes. सीबीआई ऑफिसर्स खुद सीबीआई ऑफिसर्स को गिरफ्तार करते हैं बिकॉज दी सीबीआई ऑफिसर्स वर करप्ट. ओके, तो दिस इज वन थिंग. उसके बाद देखो, द पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड. जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा, द पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड. हाउ पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड? स्वॉर्ड मतलब यूज ऑफ अ हार्ड पावर, काइनेटिक पावर, ठीक है. ओके, उसके बाद द पेन इज समथिंग अ सॉफ्ट पावर. पेन कुछ भी हो सकती है, सॉफ्ट स्किल हो सकती है. पेन का मतलब आपकी कुछ बहुत बेहतरीन लिटरेचर हो सकती है. ओके, सो हाउ पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड? You need to support this particular statement. There are certain revolutions only done by only certain literatures. Okay, जैसे मार्क्स की बहुत सारी किताबें बैन हो गई थी, माओ की बहुत सारी किताबें बैन हो गई थी. When you study about the French Revolution, that was all started just with some sort of a literature. When you study about the Arab Spring, it was all started with some sort of a literature. Okay, कुछ लिखा, वो लिखने के बाद लोगों के इमोशंस अराउज हुए and all thing. So how the pen is mightier than swords. You can also talk about how the role of a media or a secret group during India's freedom struggle हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड टू इंडियाज़ फ्रीडम. कैसे वो सीक्रेट सोसाइटीज़ जो होती थी आपस में वो लेटर एक्सचेंज करती थी. हाउ दैट पेन इज़ माइटर देन स्वॉर्ड. ओके, तो ये आप इसमें लिख सकते हो. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स ऑल्सो. बहुत सारी ऐसी कविता लिख सकते हो रविंद्रनाथ टैगोर की. उसके बाद लिख सकते हो महात्मा गांधी जी की बुक थी, या फिर देयर वाज वन पर्टिकुलर स्लोगन गिवन बाय सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा एंड ऑल. सो दैट द पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड. यू कैन राइट, you can connect with different aspect of the history also and the current society also, or and the global problems also, where the pen is really important. Okay, उसके बाद बिजनेस एंड एथिक्स. देर आर लॉट ऑफ केसेस बिजनेस और एथिक्स से आप कंपेयर कर सकते हो. आज के टाइम में हमने देखा अनएथिकल बिजनेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, करप्शंस आर देयर आर लॉट ऑफ केसेस ऑफ आई वुड से ई कॉमर्स को लेके विवाद है. ई कॉमर्स जो साइट्स हैं, देर आर ऑल द केसेस ऑफ आई वुड से ई कॉमर्स के अलावा भी, जैसे हम देखें एयरलाइंस के लिए प्रॉब्लम्स है. बिजनेस जैसे हम देखें बिजनेस फ्रॉड्स होते हैं. माल्या का केस आप ले सकते हो जहाँ पे बहुत बड़ा लोन लिया था. नीरव मोदी का केस लिख सकते हो. मुकुल चौकसी का केस लिख सकते हो. दे वर ऑल बिजनेस मैन एंड दे वर नॉट डूइंग एथिकल बिजनेस. तो बिजनेस एंड एथिक्स की जब आपको बात करनी है, यू कैन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ रतन टाटा जी, जो अभी रिसेंटली पास आउट हुए. तो वो एथिकल बिजनेस के लिए जाने जाते थे. सो अनएथिकल बिजनेस के बारे में अगर बात करनी है तो यू कैन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ ये किंगफिशर एयरलाइंस एंड ऑल. तो वहाँ पे कैसे उन्होंने अनएथिकल बिजनेस किया. उसके बाद आप बिजनेस की और भी बात करना चाहते हो, देयर वाज अ वेरी फेमस केस ऑफ कौन सा था वो चिट फंड स्कैम. देयर वाज वन पर्टिकुलर मूवी आल्सो मेड ऑन इट. एक बहुत इंपॉर्टेंट मूवी बनी थी उसके ऊपर अभी हाल फिलहाल में 2 साल पहले. एक तो आदर्श सोसाइटी घोटाला था, और वो बिजनेस कौन सा था, अ वेरी फेमस पर्सन.
नाम बताओ उसका, कमेंट बॉक्स में नाम बताना। उसके ऊपर अभी मूवी भी बनी थी, स्टॉक मार्केट को उसको उसने मैनिपुलेट करके ऐसा कुछ किया था। सो मैं उसका अभी नाम जो है मुझे क्लिक नहीं कर रहा है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज, हर्षद मेहता स्कैम था, ठीक है। तो इट वाज अ हर्षद मेहता स्कैम, वो आप पढ़ लेना। तो हाउ ही वाज डूइंग अनएथिकल बिजनेस। नेक्स्ट इज द मेजर, देन नहीं है, द मेजर causes of crime in today's world are not poverty and ignorance। 2011 के अंदर ये क्वेश्चन आया था, 2011 के अंदर, द मेजर causes of crime in today's world are not poverty and ignorance। क्या सच में आया था क्या? आई थिंक ये सिविल सर्विस का क्वेश्चन है, इसमें मैंने वैसे ही डाल दिया। इट इज़ अ सिविल सर्विस क्वेश्चन, इट इज़ नॉट आस्क्ड इन सीएसएफ एसीएलडीसी, बट स्टिल आज के टाइम के अंदर जो क्राइम हो रहा है दुनिया के अंदर, वो पॉवर्टी और इग्नोरेंस उसका मुख्य कारण नहीं है। देर आर अदर कॉजेज ऑल्सो, जो कि एग्जामिनर आपसे पूछना चाहता है, उसके बारे में हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे। अब हम आते हैं कुछ CAPF AC के जो प्रीवियस क्वेश्चन हैं उनको हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, एजुकेशन एंड अवेयरनेस आर द क्रिटिकल पिलर फॉर द सक्सेस ऑफ अ डेमोक्रेसी। जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था, फॉर द सक्सेस ऑफ एनी डेमोक्रेसी देर आर 4 पिलर्स। फर्स्ट इज ब्यूरोक्रेसी, सेकंड इज लेजिस्लेचर, थर्ड इज व्हाट, judiciary, and fifth is this media। So how education and awareness are the critical pillar for the success of a democracy? क्योंकि education and awareness दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। if the citizenry is educated, if the citizenry is aware, they are aware about their rights, and they can use that particular right against the government, or they will seek certain governance from the government कि good governance हमें मिलनी चाहिए, and you are only providing us bad governance। तो education and awareness, how they are critical pillar for the success of a democracy, you can write a length about it। बहुत सारी चीज़ें इसमें लिख सकते हो। Suppose if citizenry is educated, if citizenry is aware, अगर अवेयर सिटीजनरी है, दे नो हाउ टू यूज दिस राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। इफ सिटीजनरी इज एजुकेटेड, दे नो हाउ टू सिक्योर और देयर फंडामेंटल राइट्स, कैसे अपने फंडामेंटल राइट्स को सिक्योर कर सकते हैं। देयर आर मल्टीपल केसेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो वेयर एजुकेशन एंड बिकॉज ऑफ एजुकेशन अवेयरनेस दे आर बेसिकली क्रिएटिंग एन इम्पैक्ट ऑन द डेमोक्रेसी। ओके, तो आप इसमें लिख सकते हो। तो हाउ एजुकेशन अवेयरनेस, सपोज देर इज़ अ वेरी आई वुड से अनइन्फॉर्म्ड सिटीजनरी इन वेस्टर्न कंट्रीज, बहुत इन्फॉर्म्ड है, एजुकेटेड है, तो दे विल हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन, उनके ओपिनियन बहुत स्ट्रॉन्ग है। इफ गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू ब्रिंग एनी लेजिस्लेशन, एनी आई वुड से कॉन्फ्लिक्टिंग legislation they have brought in front of the people, तो वो क्या करेंगे, those people will have a strong opinion and they will revolt and protest against the government। उससे क्या होगा, government will against bring those legislation back। जैसे इंडिया के केस में हुआ था, this CA constitutional amendment act was there, and it was only due to the civil society, right, this aware citizenry, they have brought certain apprehensions in front of the government that this constitutional amendment act may create some problem for them, this marginalized section of the society, though that particular law need to be inclusive। protest हुआ था उसमें, but there was also one particular law that is one नहीं था, थ्री थे, थ्री फार्मर्स लॉ, उनको उनके अगेंस्ट भी बहुत ज़्यादा क्या हुआ है, प्रोटेस्ट हुए, बिकॉज दो थ्री फॉर्म्स लॉ वॉज ब्रॉट ओवरनाइट थ्रू ऑर्डिनेंस रूट विदाउट हैविंग मच ऑफ डिस्कशन एंड डेलिब्रेशन इन द पार्लियामेंट। तो उसमें क्या हुआ, द गवर्नमेंट हैज़ लॉस्ट द टोटल फेथ। ओके, पीपल, लोगों की आंखों के अंदर गवर्नमेंट ने अपना पूरा फेथ जो है इरोड कर दिया था। फिर क्या हुआ, सिविल सोसाइटी विल कम इनटू द पिक्चर। सो दीज आई वुड से अवेयर्ड सिटीजन्स and educated citizens came into the picture, and they have brought up the loopholes, or I would say the certain bad thing in those laws लोगों के सामने लेके आए, और लोग जो हैं प्रोटेस्ट करने वहाँ पे आ गए। सो हाउ दिस एजुकेशन अवेयरनेस आर द क्रिटिकल पिलर फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी, यू कैन राइट certain केस स्टडीज, यू कैन ऑल्सो राइट एन केस स्टडीज, जैसे इंडिया अगेंस्ट करप्शन 2011 के अंदर अन्ना हजारे वाला जो केस हुआ था, वेयर इंडिया अगेंस्ट करप्शन कैंपेन वाज गोइंग ऑन देयर, एंड दोज थिंग्स कुड हैव हैपेंड ओनली बिकॉज ऑफ द अवेयर्ड एंड एजुकेटेड सिटीजनरी। उसके बाद लोकपाल बिल भी आता है, सो दैट लोकपाल बिल कैन सेव द डेमोक्रेसी। ओके, तो लोकपाल बिल इसीलिए लाया गया। तो देर आर नंबर्स ऑफ प्रोटेस्ट movement happened in the country all through with the help of a educated and aware citizeners and civil society। उन्होंने ये किया है so that the democracy could be
saved. You can also write certain examples जैसे नॉर्थ कोरिया, वहाँ पे people are not that much aware and educated. You can also take an example of Taliban where people are not that much educated. Sorry, Afghanistan where people are not that educated and aware. That is why there is no democracy in there. Okay. Next is a synthesis of Eastern wisdom and Western science, a needed goal for humanity. How a synthesis? Synthesis का मतलब है दोनों के बीच में there is a some sort of a relationship. Eastern wisdom का मतलब क्या हो गया और Western science का मतलब क्या हो गया? Western science का मतलब है there is some certain logic, there is I would say certain logic and rational thinking. Western के अंदर क्या है? Logic है और rational thinking है. Rational thinking. बट ईस्टर्न विजडम क्या होती है? एप्लीकेशन ऑफ अ नॉलेज. जैसे मैं आपको बताऊं, लुक एट दिस, दिस इज अ पिरामिड. इस पिरामिड के अंदर अगर आप देखोगे सबसे नीचे क्या होता है? सबसे नीचे देयर इज अ डेटा. उसके बाद क्या होता है? देयर इज अ नॉलेज. उसके बाद आएगा डेटा, नॉलेज, देयर कम्स द, हाँ सॉरी नॉलेज यहाँ पे नहीं आएगा. फर्स्ट कम द डेटा, then comes the information, then comes the knowledge, then comes the wisdom. Okay, अगर हम डेटा में थोड़ी सी एप्लीकेबिलिटी ला दे तो इन्फॉर्मेशन हो जाता है. अगर हम इन्फॉर्मेशन को यूज करना सीख जाए वो नॉलेज हो जाता है. और हम नॉलेज को अगर एक्शनेबल बना दे तो वो विजडम बन जाता है. तो विजडम इज द हाईएस्ट फॉर्म. ओके, so how Eastern wisdom and Western science a needed goal for humanity, because there are certain challenges before the humanity such as climate change. अगर हमें climate change से लड़ना है तो हमें दोनों की ज़रूरत पड़ेगी, विजडम की भी और साइंस की भी. साइंस का मतलब है जितनी भी साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन अगर आप देखोगे विद रिस्पेक्ट टू क्लाइमेट चेंज, सच एज देयर इज वन पर्टिकुलर आई वुड से IFCC is there, UNFCC is there, United Nation Framework on Climate Change is there. तो वो जो रिसर्च करती है बहुत सारी, वो रिसर्च जो है साइंटिफिक है. बट ईस्टर्न विजडम की बात करें, हम क्या लेके आए? लाइफ लेके आए, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट. ओके, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट. Our Prime Minister has propounded this particular idea where we have basically advocated for low carbon footprint. Low carbon footprint. हमने बोला है कि अगर हमें जीना है तो हमें अपने लाइफस्टाइल के अंदर चेंज करना पड़ेगा इस हिसाब से कि हमारे जीने के तरीके से कार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा कम हो, हम सस्टेनेबल तरीके से जिए. तो ये हमारी ईस्टर्न विजडम है. लेकिन एट द सेम टाइम वी नीड रिक्वायर्ड सर्टेन कंक्रीट नॉलेज, सर्टेन सिस्टम, ओके, जिससे हम मेजर कर सके कि कितना चेंज आया है. एंड ऑल दिस थिंग इज आर हैपनिंग अंडर दिस IPCC रिपोर्ट, अंडर दिस यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम इज देयर, एंड ऑल थिंग्स आर देयर. यूनाइटेड नेशन framework on climate change is there, UNFCC is all there. So that is the only one problem I have given to you. So Eastern wisdom and Western science, there are multiple problems है जो दुनिया की, जैसे अगर हम देखें poverty, there are multiple problems of the world such as terrorism, there are multiple problems of the world such as I would say COVID-19. ठीक है, ऐसा डिजास्टर था हमारे सामने जहाँ पे वेस्टर्न साइंस के पास इंफ्रास्ट्रक्चर होते हुए भी, टेक्नोलॉजी होते हुए भी, प्रोडक्शन कैपेबिलिटी होते हुए भी, despite that they were not giving vaccine to the world. But here comes the Eastern wisdom where India was the first who started giving that vaccine to the other countries also, small countries जिनकी हेल्प करने के लिए इंडिया रेडी हो चुका था. That shows India's Eastern wisdom where India shows that world is a global village and it is the responsibility of the bigger countries to help those small countries जो अपने हिसाब से अभी वैक्सीन नहीं बना सकते. So India under vaccine diplomacy सब उन small nations की help की थी during those difficult times. Okay, so these are the certain problems I am sharing to you. There are multiple problems which you can write with the help of this Eastern wisdom and Western science. अगर कोई हमें global problem वो करनी है तो, solve करनी है तो. So this is there. उसके बाद हम देखते हैं ensuring social justice is a human right. How ensuring social justice is a human right? I think I have discussed this particular topic in Indian society theme. Another is the earth is not for humans only. I think that question was also discussed under environment theme.
नेक्स्ट इज द थिंग दैट काउंट एज बीइंग सिविलाइज्ड. हाँ, ये अच्छा है. What are the things that count as being civilized? There's a one particular, I would say, a statement given by one particular philosopher that the country's civilization, basically, whether the country is civilized or not, is checked. Okay, how that particular country is treating the marginalized section of the society. वो अपने देश के मार्जिनलाइज सेक्शन को कैसे ट्रीट करती है, माइनॉरिटी को कैसे ट्रीट करती है, दोज आर द इंडिकेटर्स विच टेल्स वेदर दैट कंट्री इज सिविलाइज्ड और नॉट. दिस इज द वन डायमेंशन. अनदर डायमेंशन कुड बी के द थिंग दैट काउंट एज बीइंग सिविलाइज्ड. यू कैन टॉक अबाउट कोविड-19 वाला एपिसोड कि इंडिया कुछ सिविलाइज्ड ईथोस है हमारी, कि हम दूसरों की हेल्प पहले करते हैं फिर अपनी हेल्प करते हैं. ओके, सेल्फ सेक्रीफाइसिंग नेचर है इंडिया का. You can also call that particular episode. You can also call that the thing that counts as being civilized, where you can talk about कि इंडिया हॉस्पिटैलिटी के लिए जाना जाता है. ओके, तो हॉस्पिटैलिटी कल्चर है हमारा. सो दैट शोज आवर कंट्री इज सिविलाइज्ड. यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट सिविलाइज्ड के बारे में, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में आप बात कर सकते हो कि इट इज़ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, जहाँ पे देयर वाज अ अर्बनाइजेशन वाज देयर, there was a flourishment of culture was also there. So that shows that the historical remnants of one particular civilization also shows that we are the one of the oldest civilization. तो आप इसमें ऐसे लिख सकते हो, लेकिन इसके अंदर आप जितने भी current example लिखोगे उतना बेहतर है. The thing that count as being civilized during Russia and Ukraine war, Russia provided certain humanitarian corridor for the evacuation of students. That also shows that these two countries are civilized despite being at war. They are providing a safe corridor, humanitarian corridor, for all those civilians who want to pass through that particular corridor. That is there. So there are multiple examples you can write in there. Urbanization is nothing but blind westernization. Here you can also disagree with the given statement कि urbanization जो है, it is not only a blind westernization. Urbanization is something where we have seen a change in the societal and economic aspect of the one particular area. अगर किसी एरिया के अंदर सोशल चेंज आ रहा है, इकोनॉमिक चेंज आ रहा है, सोशल चेंज in terms of there is some sort of anonymity, there is some sort of पॉजिटिव मोबिलिटी ऑफ वन पर्टिकुलर कम्युनिटी, सच एज अगर किसी एरिया के अंदर इनटचेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, किसी एरिया के अंदर जात पात बहुत ज़्यादा है, कास्ट को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है रूरल एरियाज़ के अंदर, अगर अर्बन एरियाज़ के अंदर इनटचेबिलिटी जैसी बातें नहीं है, अर्बन एरियाज़ के अंदर कास्ट बहुत ज़्यादा आइडेंटिफाई नहीं करती है, अर्बन एरियाज़ के अंदर कास्ट कंस्ट्रेंट नहीं है, कास्ट इवन मोबिलिटी है, लोग किसी भी कास्ट से हो, अगर वो अच्छा कमा रहे हो तो दे कैन मूव अपवर्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. Okay, irrespective of the whatever caste they are coming. So urbanization is nothing but blind westernization. We can disagree with this particular statement to some extent because every urban area has its own journey. दिल्ली की जर्नी अलग रही है, from Lutyens Delhi कैसे वो बना, there is a one particular I would say चावड़ी बाजार is there, old Delhi is there, कैसे वो खुद ब खुद इवोल्व हुए हैं. ठीक है, वो अर्बनाइजेशन हमारी अलग है. तो ब्लाइंड वेस्टर्नाइजेशन हम कंप्लीटली नहीं बोल सकते इंडिया के अंदर ब्लाइंड वेस्टर्नाइजेशन हुआ है. अर्बनाइजेशन जो हुआ है वो पूरी सिटीज़ अपने आप इवोल्व हुई हैं. ठीक है, तो वी कैन गो इन दिस एस्पेक्ट ऑल्सो, बट वी नीड टू मैंशन सर्टेन प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बनाइजेशन ऑल्सो. अर्बनाइजेशन की अगर हम प्रॉब्लम बोलें तो ड्यू टू दिस कैपिटलाइज्ड वर्ल्ड हम बोल सकते हैं मार्केट फोर्सेस कम इन टू द पिक्चर, और मार्केट फोर्सेस जब पिक्चर में आती हैं देयर इज़ एन इशू ऑफ अकोमोडेशन इन द सिटी, देयर इज़ एन इशू ऑफ अकोमोडेशन, मतलब हाई रेंट इज़ देयर, गरीब लोग जाके वहाँ पे अर्बन एरियाज़ के अंदर नहीं रह सकते, दे आर लिविंग ऑन द पेरिफेरी ओनली. सो अकोमोडेशन इशूज़ देयर, सैनिटेशन इशूज़ देयर, और ट्रांसपोर्ट इशू इज़ देयर, लॉ एंड ऑर्डर इशूज़ देयर, स्लम रीडेवलपमेंट प्रोग्राम इज़ नॉट देयर, एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आर नॉट देयर. सो अर्बनाइजेशन हो रहा है बट ब्लाइंड वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है. वी आर नॉट डूइंग द अर्बनाइजेशन इन अ वेरी सस्टेनेबल वे. नेक्स्ट देखते हैं, कैन लॉज अलोन फाइट करप्शन. देखो लॉज जो है क्या करप्शन से लड़ सकते हैं, कुछ हिसाब से लड़ सकते हैं, बट क्योंकि करप्शन जो है इट्स अ मॉरल प्रॉब्लम. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कोई मॉरली करप्ट है तभी करप्शन होगा, अदरवाइज अगर आप मॉरली स्ट्रांग है, आपके पास लाखों करोड़ों रुपए भी आपके सामने रख दे, अगर आपको बोले कि आपको ये काम करना पड़ेगा, इफ़ यू आर नॉट करप्ट मॉरली यू विल नॉट डू दैट. Okay, so corruption, can laws alone fight corruption? You will talk all the things. You will talk about legal architecture, Prevention of Corruption Act is there, Central Vigilance Commission is there, Lokayukt Act is there, Bribery Act is there. Okay, there is a CBI is there, under Delhi Police Special Establishment Act there. Everything is there.
but there is a institutional architecture is also there. CBI, there's financial intelligence unit, ED is also there, ठीक है. बट डिस्पाइट ऑल दैट, उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू ऑल्सो वर्क ऑन द मॉरल साइड ऑफ द स्टोरी. तो मॉरल साइड ऑफ द स्टोरी क्या करना चाहिए हमें, जैसे यूपीएससी में तो हमने जीएस पेपर 4 लेके आए हैं, एथिक्स एंड ऑल. तो पार्लियामेंट के अंदर भी क्या हमें मॉरल क्लासेस चलानी चाहिए क्या, एथिक्स की क्लासेस. आई होप सो मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट काम करें वहाँ पे. तो मॉरली हमें अपने आप को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है. नेक्स्ट इज़ नॉट रीजन और फैक्ट बट एटीट्यूड रिजॉल्व्स प्रॉब्लम. आई थिंक ये हमने डिस्कस किया क्या, नहीं किया, चलो ठीक है. नॉट रीजन और फैक्ट बट एटीट्यूड रिजॉल्व द प्रॉब्लम. रीजंस मतलब कि हमें ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बहुत सारे रीज़न हमने दे दिए. फैक्ट भी हमने दे दिया कि जो है दुश्मन चोटी पे बैठा है, कारगिल की वॉर की अगर आप यहाँ पे एग्जांपल दो, फैक्ट इज दुश्मन, एनिमी हैज़ द एडवांटेज ऑफ हाइट. फैक्ट इज सर्दियों का टाइम था. फैक्ट इज दे हैव सेंसिटिव वेपन्स ऑल्सो, सेंसिटिव मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग वेपन्स थे उनके पास, ऑल थिंग्स वर देयर, राइट. उसके साथ ही रीजंस वर, वी वर नॉट अवेयर हाउ मेनी दे वर देयर, कितने लोग पहाड़ी पे बैठे हैं, कितने नहीं बैठे हैं, वी वर नॉट अवेयर. सो रीजंस फैक्ट्स वर देयर, बट एटीट्यूड क्या था हमारा, वी नीड टू कैप्चर दैट पर्टिकुलर थिंग, वी नीड टू कैप्चर इट बैक. तो हमारा स्ट्रॉन्ग रिजॉल्व था, वी हैड द स्ट्रॉन्ग रिजॉल्व, ओके, वी हैड द स्ट्रॉन्ग रिजॉल्व एंड वी हैव द ऑब्सेशंस ऑल्सो. इंडियन आर्मी जो है या कोई भी आर्मी जो है लगभग ऑब्सेशन पे काम करती है. तो डू नॉट वर्क ऑन अ लॉजिक टू सम एक्सटेंट. एक टाइम पे ऑब्सेशन जो है ओवरकम करने लेना चाहिए लॉजिक के ऊपर. अगर ऑब्सेशन जब तक लॉजिक के ऊपर कम ओवरकम नहीं करता तो दैट इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग आर्मी. ओके, 300 मूवी देखी होगी आपने. 300 मूवी के अंदर दीज 300 सोल्जर्स वर फाइटिंग विद ऑल दोज, आई थिंक जक्सीस की जो भी सेना है ना. तो दैट वाज अ वेरी गुड मूवी. बट नॉट रीजन और फैक्ट बट एटीट्यूड रिजॉल्व्स प्रॉब्लम्स. यू कैन गिव एन एग्जांपल ऑफ स्वच्छ भारत अभियान. स्वच्छ भारत अभियान के अंदर वेयर वी वर चेंजिंग द बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ द पीपल, उनको हमने बहुत सारे रीजंस दिए, फैक्ट दिए कि भाई घर में ये करने से, सोच करने से बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है, सॉरी बाहर सोच करने से, तो आप जो है टॉयलेट बना सकते हो. तो वी गिव ऑल द रीजन एंड फैक्ट बट नहीं चेंज हुआ. तो एटीट्यूड चेंज कैसे हुआ, तो हमने उनके एटीट्यूड पे, हमने उनको जाना कि क्या प्रॉब्लम्स है. डिस्पाइट गिविंग रीजन एंड फैक्ट, डिस्पाइट गिविंग मॉनेटरी बेनिफिट्स, टॉयलेट हम बनवाएंगे आपके घर, नहीं हुआ. सो वी अटैक्ड ऑन देयर एटीट्यूड, वी हेल्प इन शेपिंग देयर एटीट्यूड, तब जाके कुछ हुआ. चाइल्ड मैरिज को कम करने के लिए वी बेसिकली गिवन लॉट ऑफ रीजंस कि वीमेंस आर नॉट कैपेबल फिजिकली टू सम एक्सटेंट. 15-16 साल की उम्र में आप शादी कर देते हो, मेंटली दे आर नॉट रेडी, फिजिकली दे आर नॉट रेडी, एंड यू आर doing this child marriage. That is a sin. First of all, we give lot of reason, we give lot of facts also. Okay, due to this child marriage, lot of infant mortality rate is there, maternal mortality rate is there, बहुत सारे facts भी there. Despite that, no change in attitude. But change in attitude came with one particular thing, that is selfie with daughter. Change in attitude came with a successful play out of stories such as दिस फोगाट सिस्टर का प्ले आउट किया, बहुत सारे ऐसे सक्सेसफुल स्टोरीज को हमने प्ले आउट किया, पीवी सिंधु का प्ले आउट किया. सो ऑल दो सक्सेस स्टोरीज वी प्ले आउट. दिस आवर चैम्पियन ऑल्सो, दिस टाइम शी वॉन ब्रॉन्ज ऑल्सो इन शूटिंग कैटेगरी, मनु भाकर. तो उनका भी हमने प्ले आउट किया. दैट स्टोरी गॉट प्ले आउट, दैट स्टोरी ट्रेवल्ड थ्रू विच वी हैव चेंज द एटीट्यूड ऑफ दिस पीपल. कि बेटी भी जो है, बेटियां भी जो हैं, गर्ल चाइल्ड भी जो है, दे कैन ब्रिंग this laurel to the family also. Okay, so not reason or fact but attitude resolves the problem. एक ही हो गया. इसके अंदर आप कोविड-19 वाली स्टोरी भी प्ले आउट कर सकते हो. जैसे कोविड-19 के अंदर देयर वाज अ वैक्सीन हेजिटेशन आल्सो. सो वी गेव द रीजन एंड फैक्ट दैट कोविड-19 जो है वो नहीं आपके ऊपर अटैक करती है, वो कोई नहीं आपको मारने वाली. ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी. लेकिन वो एटीट्यूड चेंज कब हुआ, व्हेन अवर प्राइम मिनिस्टर केम इन फ्रंट एंड ही गोट द वैक्सीन. ठीक है, उन्होंने सबसे पहले वैक्सीन लगाई. डीएम को बोला डिस्ट्रिक्ट के अंदर के आप लोगों को वैक्सीन सबसे पहले लगानी है और आपको लोगों को बताना है कि दिस वैक्सीन इज नॉट क्रिएटिंग एनी प्रॉब्लम. ओके, सो दैट हैज हेल्प द पीपल इन चेंजिंग द एटीट्यूड. एंड देयर आर मल्टीपल एग्जाम्पल यू कैन राइट देयर. बहुत सारे सोशल प्रॉब्लम से लेके, इंटरनेशनल प्रॉब्लम से लेके, कोई भी प्रॉब्लम आप लेके यहाँ पे लिख सकते हो. ठीक है, कोई भी रीजन और फैक्ट जो है कई बार काम नहीं करता. इट इज़ द समटाइम एटीट्यूड विच हेल्प इन चेंजिंग द प्रॉब्लम. जैसे करप्शन की जो प्रॉब्लम है वो एटीट्यूडनल प्रॉब्लम है. ओके, ई माल गवर्नेंस की जो प्रॉब्लम है वो एटीट्यूड की प्रॉब्लम है.
ठीक है, गवर्नेंस अच्छे से नहीं हो रही, पुलिस का एटीट्यूड गलत है, ओके, बहुत सारी चीज़ें जो एटीट्यूड अगर हम सही कर लें तो मैनी थिंग्स कैन बी सोल्ड, ओके। सो दिस इज़ ऑल विद रिस्पेक्ट टू द एब्स्ट्रैक्ट थीम। अगर आपके नॉलेज है, कंटेंट है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हो, चीज़ों को सोचते हो, तो आप इनको आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो। नाउ अ लिटिल बिट ऑफ प्रमोशन टू सम एक्सटेंट, समाधान 4.0 is there. Samadhan 4.0, that is a comprehensive batch for CAPF paper 2. If you want to do live classes with me, if you want to do brainstorming, if you want to do basic classes, you want to discuss your problem, if you want to share your answers, I can discuss under this particular course, Samadhan 4.0. I will leave that course link under the description, where you can go and check. Certain classes are kept open where you can learn the way I teach, what would be the curriculum, how many classes would be there, what would be the fees, ये सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल विद रिस्पेक्ट टू एब्स्ट्रैक्ट थीम, एंड दिस इज़ ऑल विद रिस्पेक्ट टू द मेंटल मॉडल थीम। मेंटल मॉडल के अंदर इतना ही था। इसके बाद वट आई विल ट्राई टू डू इज आई विल ट्राई टू कवर द प्रीवियस क्वेश्चन ऑफ CAPF AC, ठीक है। CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम के अंदर जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन आए हैं, जितने नहीं, आई विल ट्राई टू सोल्व फ्यू ऑफ देम, बट देर वुड बी अ सेपरेट कोर्स वेयर आई विल ट्राई टू डू CAPF के PYQs को सोल्व करने का एक डिफरेंट बैच आई विल ट्राई टू रन, तो वहाँ पे आप उसका पार्ट बन सकते हो। सो दिस इज़ ऑल। सो आई होप इट इट मेक सम सेंस टू यू, इट मेक सम सेंस टू यू। डेफिनेटली कुछ नहीं समझ में आया तो मुझे बता देना, अदरवाइज थैंक यू।